नमस्कार दोस्तों। झारखंड में बहुप्रतीक्षित पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज नियमावली का अधिसूचित होना यानी नोटिफाई होना आदिवासी समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह नियमावली 1996 के पेसा अधिनियम को व्यावहारिक रूप देती है, लेकिन इसके संशोधनों को लेकर विवाद भी कम नहीं हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव के सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे निजी एजेंडे और षड्यंत्र बताया है और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है इसके ऊपर। तो आइए इस वीडियो में इस नियमावली के बैकग्राउंड, प्रमुख प्रावधानों, विवादों, सकारात्मक प्रभावों और आगे के रास्ते का विश्लेषण करते हैं। पेसा अधिनियम 1996 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना से प्रेरित है। इसका मकसद है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन, संसाधनों और परंपराओं पर अधिकार देना। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में यह कानून विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सदियों से आदिवासी समाज ने अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। लंबा इतिहास है इसका। 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार करवाना शुरू किया और इसमें ग्राम सभा को धोखाधड़ी से हड़पी गई जमीन वापस करने का अधिकार देना भी शामिल था। राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण इसमें देर होती गई, लेकिन 23 दिसंबर 2025 को झारखंड की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और 2 जनवरी 2026 को इसको नोटिफाई कर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी इसको आदिवासी सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम बता रहे हैं। पूरे राज्य में सेलिब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन भाजपा इस पर सवाल उठा रही है। नियमावली राज्य के 13 पूर्ण जिलों में और 3 आंशिक अनुसूचित जिलों में 136 प्रखंड, 266 ग्राम पंचायतों और लगभग 16,000 गाँवों में लागू होगी। इसके प्रावधान और मूल भावना ग्राम सभा को सर्वोच्च दर्जा देती है, जो अब केवल परामर्शी यानी कंसल्टेंट ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग निर्णायक संस्था बनने जा रही है। इसके मुख्य प्रावधानों में शामिल है जल जंगल जमीन, लघु खनिज, वन उपज, बाजार प्रबंधन, शराब नियंत्रण आदि पर ग्राम सभा का नियंत्रण। भूमि अधिग्रहण, खनन और विकास की योजनाओं में सामूहिक सहमति अनिवार्य होगी और ग्राम सभा के पास अस्वीकार करने का यानी खारिज करने का अधिकार भी होगा। पारंपरिक कानूनों जैसे CNT, SPT, विल्किंसन नियम, वनाधिकार अधिनियम 2006 को ग्राम सभा की कार्रवाई का आधार बनाया गया है। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कदम माना जा रहा है। पंचायतें कार्यकारी इकाई रहेंगी, जबकि ग्राम सभा विधायी और नैतिक स्रोत बनेगी, जिससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। राज्य सरकार को 1 साल में पेसा से असंगत कानूनों में संशोधन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, यह नियमावली परंपरा और संविधान के बीच एक सेतु बनाती है, एक ब्रिज बनाती है, जहां विकास का पैमाना समुदाय की सहमति से तय होगा। आदिवासी नेता बंधु तिर्की, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसको परिवर्तनकारी बताया है, जो गांव के स्तर पर लोगों को अपनी परंपराओं के अनुसार संसाधनों के प्रबंधन का यानी रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का अधिकार देगा। हालांकि नियमावली को लेकर विवाद गहरा रहा है। भाजपा नेताओं, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा ने इस नियमावली को आदिवासियों के साथ धोखा बताया है। उनका प्रमुख तर्क है कि नियमावली आदिवासी विरोधी है। ग्राम सभा के गठन से रूढ़िजन्य विधि एवं धार्मिक प्रथा जैसे शब्द हटा दिए गए हैं, जो संविधान की धारा 13 के 3 का उल्लंघन है और ये गैर आदिवासियों को लाभ पहुंचाने की साजिश के तहत किया गया है। भाजपा नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सामुदायिक संसाधनों की परिभाषा घटाई गई है, राज्य योजनाओं पर अनुमोदन को हटा दिया गया है और केवल सहमति को रखा गया है, यानी 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा किसी प्रस्ताव को सहमति नहीं देती तो ये अपने आप स्वीकृत हो जाएगा। चंपाई सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के नियमगिरी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। शराब दुकानों पर तो सरकार का फोकस है, लेकिन आदिवासियों के हित और विस्थापितों के अधिकारों को इसमें भुला दिया गया है। नियमावली को छिपा कर रखा गया और
जब हाईकोर्ट ने दबाव दिया तब इसको लागू किया गया, नहीं तो ये लागू भी नहीं किया जाता, ऐसा चंपई सोरेन का कहना है। दूसरी तरफ एक और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हेमंत सरकार ने पेसा एक्ट की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया है। पेसा एक्ट 1996 के आधार पर नियमावली के अनुसार ग्राम सभा की परिभाषा है ही नहीं, और यह एक तरह से एक्ट का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया है, धोखाधड़ी की गई है। नियमावली पृष्ठ के आधार पर बड़ा है, यानी साइज में बड़ा है, लेकिन इसका भाव शून्य है। अर्जुन मुंडा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पेसा नियमावली देर से तो बनी, लेकिन दुरुस्त नहीं बनी। यहाँ जनजाति के चरित्र को बदलने का प्रयास किया गया है और राज्य सरकार ने दिमाग लगाकर पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया है। तो भाजपा हर लेवल पर इस नियमावली के पुरजोर विरोध की चेतावनी दे रही है और जाहिर है कि भाजपा के नेता इसमें सियासी फायदा देख रहे हैं, और ये पेसा की जो नियमावली है अगर बैकफायर करती है तो भाजपा के लिए संजीवनी भी साबित हो सकता है। और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी हों, चंपई सोरेन हों, और यहाँ तक कि रघुवर दास भी पेसा को लेकर लगातार मुखर थे। रघुवर दास ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके समय में पेसा को लेकर बहुत काम हो गया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण और मामला हाईकोर्ट में रहने के कारण वे लागू नहीं कर पाए। तो भाजपा कहीं न कहीं पेसा के मुद्दे को राजनीतिक संजीवनी के रूप में भी देख रही है, क्योंकि जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है उसमें परंपरागत ग्राम स्वशासन जो मानकी मुंडा व्यवस्था है उसको छोड़कर जो ग्राम सभा का जो गठन है, जो लोकतांत्रिक ढंग से होगा, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ये पेशा आदिवासियों के संरक्षण के लिए बना है तो इसमें रूढ़ी जन व्यवस्था जो परंपरागत रूप से चली आ रही ग्राम प्रधान की व्यवस्था है और ग्राम सभा की व्यवस्था है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा है और इसको निर्वाचन के जरिए क्यों लागू किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के सामने एक मौका भी है, एक अवसर भी है कि वो इस मुद्दे को अपने फायदे में उठाए और आदिवासियों की, खास करके शरण आदिवासियों की सहानुभूति हासिल करें। लेकिन विरोध सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, यानी सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं है। 2008 बैच की IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी निशा उरांव, जो 2023-24 तक झारखंड पंचायती राज विभाग की निदेशक रही, रामेश्वर उरांव की बेटी है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो नियमावली का शुरुआती ड्राफ्ट बनाने में शामिल थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जवाबदेही किसकी? क्वेश्चन मार्क। निशा उरांव का कहना है कि जो नियमावली अधिसूचित हुई है वो उनके समय में बनाए गए ड्राफ्ट से बिल्कुल अलग है, जिसको विधि विभाग ने भी मंजूरी दी थी। उनका कहना है कि असंवैधानिक दबाव से मूल बदलाव हुए हैं जो अब राज्य के सामने खुलेंगे। निशा उरांव का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है गैर रूढ़िजन्य आदिवासी। उन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया है, गैर रूढ़िजन्य आदिवासी। उनका इशारा गैर परंपरागत या ईसाई प्रभावित गुटों की तरफ है और उसके निजी एजेंडे से पेशा के जरिए परंपरा और धर्म संरक्षण को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, निशा उरांव ये कहती है। उनका कहना है कि सरना आदिवासियों जो प्रकृति के पूजक है उनको टारगेट किया जा रहा है और ये झारखंड में आदिवासी राजनीति में धार्मिक जो विभाजन है उसको उजागर करता है। और निशा उरांव का तर्क अफसरशाही के अंदर जो आंतरिक उहापोह की स्थिति है, जो इंटरनल डायलेमा है, उसको भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या यह नियमावली सशक्तिकरण का औजार बनेगी या सत्ता की राजनीति का शिकार हो जाएगी? दोस्तों, विवादों के बावजूद अगर ईमानदारी से इस पेशा नियमावली को लागू किया जाता है तो यह कई तरह के फायदे भी देगी। जैसे आदिवासी स्वशासन को मजबूती मिलेगी, आदिवासी समुदाय को संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण मिलेगा और लोकतंत्र जमीनी स्तर पर सशक्त होगा। संसाधनों का, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा, संरक्षण होगा, जबरन विस्थापन रुकेगा और वास्तविक लाभ समुदाय तक पहुंच पाएगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आएगी। माइनर मिनरल्स यानी लघु खनिज, वन उपज से नए नए अवसर बनेंगे और इससे आर्थिक जो अवसर होंगे वो बनेंगे, पलायन में कमी आएगी। इसके अलावा आदिवासियों को सांस्कृतिक संरक्षण मिलेगा, उनकी परंपराओं को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, आदिवासी अस्मिता का पुनरुत्थान भी इससे हो सकेगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा जमीन पर उतरेगी, महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी इससे बढ़ेगी और संतुलित विकास को भी
बल मिलेगा इस नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं उससे। कॉरपोरेट केंद्रित के बजाय समुदाय केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल मॉडल इससे तैयार होगा। नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ेगी और पंचायती राज डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत होगा। जन आंदोलनों और अदालती दबाव से संविधान गांव की चौपाल तक जाएगा, जीवंत होगा। लेकिन दोस्तों, इस नियमावली के साथ कई चुनौतियां भी। क्या सरकार और प्रशासन इसको ईमानदारी से लागू करेंगे? क्या नौकरशाही अपनी सत्ता, अपना पावर छोड़ने को तैयार हो गई? चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा जैसे विपक्षी आदिवासी नेताओं के आरोप और निशा उरांव जैसे विशेषज्ञों की चिंताएं इस ओर इशारा करती हैं कि संशोधन पारदर्शी नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण जारी करना चाहिए ताकि लोग इसको देखें और आदिवासी समुदायों में एक भरोसा कायम हो। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें दोस्तों, तो पेसा की जो नियमावली अधिसूचित हुई है वो आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि इसको सही ढंग से लागू कर दिया गया तो झारखंड देश में मॉडल के रूप में उभरेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विवादों का एक नया अध्याय भी उभरेगा। तो आने वाले दिन इस नियमावली का क्रियान्वयन कैसे होता है, कैसे इसको लागू किया जाता है, उस पर निर्भर करेगा। तो देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन आप बने रहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।